नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैक्टिविस्ट जतिन पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट जतिन। दोस्तों, जब भी भारत की आज़ादी की बात होती है, जब भी इंकलाब जिंदाबाद का नारा गूंजता है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली तस्वीर शहीद आजम भगत सिंह जी की आती है। भगत सिंह हमारे आदर्श हैं, हमारे हीरो हैं, लेकिन जरा सोचिए, क्या कोई भी महानायक बिना अपने सच्चे साथियों के इतना बड़ा इतिहास रच सकता है? नहीं, क्योंकि भगत सिंह के साथ 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में दो और नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा था, सुखदेव और राजगुरु। लेकिन विडंबना देखिए कि इतिहास की किताबों ने और हमारी चर्चाओं ने भगत सिंह जी को तो पूरा आसमान दिया, लेकिन सुखदेव और राजगुरु के योगदान को कहीं ना कहीं चंद पन्नों में ही समेट कर रख दिया। तो आज फैक्टिविस्ट जतिन पर हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जिन पर धूल जमने लगी है। इस 2 भाग की वीडियो सीरीज में आज की पहली वीडियो समर्पित है उस महान क्रांतिकारी को जो भगत सिंह का सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि उनकी वैचारिक क्रांति का सबसे बड़ा स्तंभ था, अमर शहीद सुखदेव थापर। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण सा लड़का ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिलाने वाला मास्टरमाइंड बन गया। ये कहानी शुरू होती है 15 मई 1907 से। पंजाब के लुधियाना शहर में एक खत्री परिवार में जन्म होता है सुखदेव थापर का। इनके पिता का नाम रामलाल थापर और माता का नाम रल्ली देवी था। सुखदेव अभी बहुत छोटे ही थे कि उनके पिता का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद उनका पालन पोषण उनके ताऊ चिंतन राम जी ने किया। चिंतन राम जी खुद एक कट्टर देशभक्त थे और आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। घर में देश की आज़ादी और स्वदेशी की ही बातें हुआ करती थी, जिससे सुखदेव के बाल मन पर इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। जब सुखदेव सिर्फ 12 साल के थे, तब 1919 में जलियांवाला बाग का खौफनाक नरसंहार हुआ। जनरल डायर की गोलियों ने हजारों बेगुनाहों को छलनी कर रख दिया था, जिससे कि इस घटना के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया। सुखदेव ने अपनी आंखों से ब्रिटिश सैनिकों का अत्याचार देखा था। उन्होंने देखा कि कैसे अंग्रेज अधिकारी भारतीय बच्चों और औरतों को सड़क पर रेंगने के लिए मजबूर करते थे। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए कि एक 12-13 साल के बच्चे के लिए ये मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। लेकिन सुखदेव डरे नहीं, बल्कि उनके अंदर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत और आज़ादी की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो इस जालिम हुकूमत को अपने देश से उखाड़ फेंकेंगे। दोस्तों, हर महान कहानी के पीछे एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। सुखदेव की जिंदगी में ये मोड़ आया नेशनल कॉलेज लाहौर में। यह कॉलेज लाला लाजपत राय जी ने बनवाया था ताकि भारतीय युवाओं को अंग्रेजी शिक्षा से दूर स्वदेशी और राष्ट्रवाद की शिक्षा दी जा सके। और यहीं पर सुखदेव की मुलाकात हुई एक और क्रांतिकारी नौजवान से, जिनका नाम था भगत सिंह। दोनों की उम्र लगभग एक थी, दोनों के सीने में आज़ादी की आग थी और दोनों को किताबें पढ़ने का जबरदस्त शौक था। सुखदेव सिर्फ एक भावुक आज़ादी के दीवाने नहीं थे, बल्कि वो एक बहुत बड़े विचारक भी थे। कहा जाता है कि सुखदेव और भगत सिंह दुनिया भर के इतिहास को पढ़ते थे। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, कार्ल मार्क्स और लेनिन के विचार। सुखदेव का मानना था कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों को भगाने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां कोई भी इंसान दूसरे इंसान का शोषण ना कर सके। वैचारिक स्तर पर सुखदेव इतने परिपक्व थे कि खुद भगत सिंह भी कई अहम फैसलों में सुखदेव की सलाह लिया करते थे। फिर आया साल 1928। दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह जैसे महान नेताओं की शहादत के बाद क्रांतिकारी आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया था। इसे दोबारा खड़ा करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव ने मिलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का निर्माण किया। यहाँ सुखदेव का रोल सबसे अहम था। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुखदेव को पंजाब विंग का चीफ बनाया गया था। उनका काम था पंजाब के युवाओं को इस संगठन से जोड़ना। सुखदेव के अंदर युवाओं को पहचानने और उन्हें संगठन के लिए तैयार करने की अद्भुत क्षमता थी। वो पर्दे के पीछे रहने वाले एक ऐसे रणनीतिकार थे जो पूरे संगठन के नेटवर्क को संभाल रहे थे। सुखदेव बहुत ही सख्त अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे। वो अपने साथियों से भी वैसी ही देशभक्ति और त्याग की उम्मीद करते थे जैसी वो खुद से करते थे।
अगर उनका कोई साथी आज़ादी के रास्ते से भटकता या फिर कमज़ोर पड़ता तो सुखदेव उसे कड़ी फटकार लगाते थे। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी की कोई निजी जिंदगी नहीं होती, उसका सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देश के लिए है। और 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी। सुखदेव, भगत सिंह और उनके साथी इस आंदोलन में सबसे आगे थे और इसी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जेम्स ए स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया। लाला जी के सिर पर पूरी तरह लाठियां बरसाई गई, जिसके चलते कुछ ही दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को उनका निधन हो गया। और लाला जी की मौत ने पूरे देश को झंझोर कर रख दिया था। सुखदेव के लिए ये एक व्यक्तिगत क्षति थी। उन्होंने और उनके साथियों ने कसम खाई कि जब तक वो लाला जी की मौत का बदला नहीं ले लेते वो चैन से नहीं बैठेंगे। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी साजिशों में से एक, सोंड्रस वध। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सोंड्रस को गोली भगत सिंह और राजगुरु ने मारी थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घटना की प्लानिंग और लॉजिस्टिक किसने संभाली थी? वो इंसान थे सुखदेव। सुखदेव ने लाहौर पुलिस स्टेशन की रेकी की। उन्होंने पुलिस अधिकारियों के आने जाने का समय नोट किया, किसे कहाँ खड़ा होना है, गोली चलने के बाद भागने का रास्ता क्या होगा, साइकिलें कहाँ खड़ी होगी और घटना के बाद लाहौर शहर से बाहर कैसे निकलना है। ये पूरी मास्टर प्लानिंग सुखदेव की ही थी। और 17 दिसंबर 1928 को जब जेपी सोंड्रस, जो कि जेम्स ए स्कॉट की जगह गलती से मारा गया था, वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो सुखदेव के इशारे पर राजगुरु ने पहली गोली चलाई और फिर भगत सिंह ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में दहशत फैला दी। अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि भारत का युवा अब चुप बैठने वाला नहीं है। सुखदेव की सटीक योजना के कारण पुलिस उन्हें उस दिन पकड़ नहीं सकी और वो सभी सुरक्षित लाहौर से बाहर निकल गए। और सोंड्रस की हत्या के बाद संगठन ने एक और बड़ा फैसला लिया, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का। मकसद किसी को मारना नहीं था बल्कि बहरों को सुनाना था। और ये तय हुआ कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त इस काम को करेंगे। लेकिन सुखदेव चाहते थे कि भगत सिंह ही असेंबली पर बम फेंके, क्योंकि वो जानते थे कि गिरफ्तारी के बाद अदालत का इस्तेमाल एक मंच की तरह सिर्फ भगत सिंह ही कर सकते हैं। अपनी जान पर खेलकर सुखदेव ने अपने सबसे प्रिय मित्र को मौत के मुंह में भेजा, क्योंकि उनके लिए दोस्ती से बड़ा देश था। और बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया। बाद में अंग्रेजों ने सुखदेव और उनके अन्य साथियों की तलाश भी तेज कर दी और 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव को लाहौर की एक बम फैक्ट्री से गिरफ्तार कर लिया गया। जब सुखदेव को गिरफ्तार किया गया तो उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्हें पता था कि अब मंजिल मौत है, लेकिन उन्होंने इसे भी एक अवसर की तरह ही देखा। और गिरफ्तारी के बाद इन क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। लेकिन असली आज़ादी की लड़ाई अब जेल की 4 दीवारी के अंदर लड़ी जानी थी, क्योंकि उस समय जेल में भारतीय राजनीतिक कैदियों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक होता था। उन्हें गंदा खाना दिया जाता था, काल कोठरी में रखा जाता था। लेकिन सुखदेव और भगत सिंह ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू कर दी। दोस्तों, ये भूख हड़ताल 2-4 दिन की नहीं थी, ये 116 दिनों तक चली। अंग्रेज अधिकारी सुखदेव और उनके साथियों के मुंह में जबरदस्ती दूध की नलियां डालते थे, उनके दांत तोड़े गए, बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया गया। लेकिन सुखदेव का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। और जेल में रहते हुए सुखदेव ने महात्मा गांधी को एक बेहद तार्किक और कड़ा पत्र लिखा था। जब गांधी जी ने क्रांतिकारियों के हिंसक रास्ते की आलोचना की थी तो सुखदेव ने अपने पत्र में लिखा था कि महात्मा गांधी जी, क्या आप नहीं जानते कि हम किन परिस्थितियों में लड़ रहे हैं? और हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक एक इंसान दूसरे इंसान का खून चूसना बंद नहीं कर देता। ये पत्र आज भी सुखदेव की गहरी वैचारिक समझ का सबसे बड़ा प्रमाण है। और आखिरकार वो मनहूस दिन आ गया। अदालत ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई। मुकर्रर तारीख थी 24 मार्च 1931। लेकिन पूरे देश में विद्रोह का इतना डर था कि अंग्रेजों ने कायरों की तरह एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 की शाम को इन तीनों शूरवीरों को फांसी देने का फैसला किया। और जब जेलर इन्हें लेने आया तो तीनों गले में बाहें डालकर मेरा रंग दे बसंती चोला गा रही थी। भगत सिंह के एक तरफ थे सुखदेव और दूसरी तरफ थे राजगुरु। जब सुखदेव फांसी के तख्ते की ओर बढ़ रहे थे तो उनके चेहरे पर मौत का कोई खौफ नहीं था। उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो बता रही थी कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है।
सुखदेव ने फांसी के फंदे को चूमते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया और महज 23 साल की उम्र में अपने प्राण मातृभूमि के चरणों में न्योछावर कर दिए। उनके शरीर के टुकड़े करके रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे जला दिए गए। अंग्रेजों ने सोचा कि ये राख बह जाएगी और कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये राख हर भारतीय के दिल में आज़ादी की वो आग जला देगी जिसे बुझाना नामुमकिन होगा। दोस्तों, सुखदेव थापर महज एक नाम नहीं बल्कि एक विचार का नाम है। वो पर्दे के पीछे रहने वाले वो सूत्रधार थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक दिशा दी। अगर भगत सिंह भारत की आज़ादी की लड़ाई की धड़कन थे तो सुखदेव उस धड़कन को जिंदा रखने वाला दिल थे। आज हमें सुखदेव से सीखने की ज़रूरत है कि बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी नाम की चाहत के सिर्फ अपने कर्म पर कैसे ध्यान दिया जाता है। एक फक्कड़ जीवन, अनुशासन, गहरी सोच और देश के लिए मर मिटने का जज्बा, यही थे हमारे अमर शहीद सुखदेव। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि सुखदेव और राजगुरु को हमारे इतिहास और हमारी चर्चाओं में वो मुकाम मिलना चाहिए जो उन्हें अब तक नहीं मिला? मुझे कमेंट्स में अपने विचार ज़रूर बताइएगा। और यह इस सीरीज़ का पहला भाग था। अपनी अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उस तीसरे शेर की कहानी जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था, शिवराम हरि राजगुरु। अगर आपको मेरी ये कोशिश और ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हर भारतीय के साथ इसे शेयर करें ताकि सबको हमारे इन असली हीरोज़ के बारे में पता चले। और हाँ, ऐसी सच्ची और ज़बरदस्त कहानियों के लिए आपके अपने चैनल फैक्टिविस्ट जतिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका होस्ट जतिन, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में राजगुरु की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।